हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती विद फिजिक्स। बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हम लोग एक्सप्रेशन देख लिए थे, इनवर्स स्क्वायर लॉ का। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। बहुत सारा फोर्सेज अगर एक मान लेते हैं पॉइंट पे काम कर रहा है तो सारे फोर्सेज को कैसे ऐड करेंगे वो देखेंगे। इसके बाद उस पे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है बच्चे। क्यों अच्छे से पढ़ना है? इसका एप्लीकेशन बहुत है। याद रखिएगा 12th में भी आप लोगों को फर्स्ट ही चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें इसका यूज है बच्चे, बहुत यूज है। वहां यहाँ M1 M2 है, वहां पे Q1 Q2 होगा। यहाँ पे कैपिटल G है तो वहां पे K होगा। बस यही अंतर है। आया बात समझ में? तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज का बात करेंगे। फोर्सेज मतलब ये क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज क्या बताता है? हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देता है बच्चे? इंफॉर्मेशन बस ये देता है कि बहुत सारा फोर्सेज अगर n मास है, मान लेते हैं n मास है बच्चे, वो सारे मासेस का ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम लोग वेक्टर सम कर दे, वेक्टर सम करके ऐड कर दे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। तो क्या लिखेंगे? द रिजल्टेंट फोर्स। क्या लिखेंगे? द algebraic sum of all individual forces at that point is equal to the क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। इसको क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो क्या लिखेंगे? द वेक्टर सम ऑफ, क्या लिखेंगे? द वेक्टर सम ऑफ ऑल individual forces, क्या बोले? द वेक्टर सम ऑफ ऑल individual forces at that point is equal to the रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? क्या बोले? द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेज एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द, क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा। इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या बोले बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। आया बात समझ में? हम क्या बोले कि बहुत सारा मास है, बहुत सारा मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सबको वेक्टर सम में ऐड कर देंगे। सारे को वेक्टर सम में ऐड कर देंगे, वही सारे का नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा। उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग कैसे होगा। क्यों? आप ये याद रखें ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है सम ऑफ, ऐड ऑफ, मतलब जोड़ना है बच्चे, सम करना है। आ रहा है बात समझ में? देखिए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन ठीक है, तो एक्सप्रेशन बच्चे क्या होगा? मान लेते हैं ना यहाँ पे कोई पॉइंट है O है बच्चे, मान लेते हैं O है। यहाँ पे एक मास मान लेते हैं बच्चे M1 है, यहाँ पे एक मास M2 है, और यहाँ पे एक मास M3 है, और यहाँ पे एक मास बच्चे Mn है। इसको मिला देते हैं इस O पॉइंट से। देखिए ये सारे को मिला रहे हैं। देखिए ये सारे पॉइंट को हम मिला दिए,
तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है बच्चे r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3 और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा rn, क्योंकि डॉट 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 n तक ले रहे हैं तो rn हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं बच्चे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे देखना है तो ये अट्रैक्ट करेगा ना, इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा फोर्स ऑन जीरो, किस पे देखने जा रहे हैं जीरो, ड्यू टू किसके कारण 1 के कारण। फिर ये भी तो खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू किसके कारण 2 के कारण, और ये भी तो खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू किसके कारण 3 के कारण, और ये हो जाएगा क्या बच्चे फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू किसके कारण n के कारण, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू n के कारण। देखिए ये सारा दिखा दिया, अट्रैक्टिव होगा। आया बात समझ में? तो नेट रिजल्टेंट फोर्स बाय डेफिनेशन हम लोग क्या देखे, नेट रिजल्टेंट फोर्स NF नेट, इसको F नेट लिखेंगे तो क्या होगा F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 क्या करेंगे Fn, सारे को जोड़ दिए, मतलब ये सारे फोर्सेज का कोई तो नेट होगा, इसी नेट को हम लोग क्या बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? अब इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या होगा G m0 m1, देखिए तो इसका G m0, यहाँ पे क्या मास दिया हुआ है, यहाँ पे मास बच्चे m0 है तो क्या हो गया G m0 m1 अब बटे r1 का होल स्क्वायर, और इसका क्या होगा G m0 m2 बटे r2 का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा G m0 m3 बटे r3 का होल स्क्वायर, और ये F0n है, और इसको लिख सकते हैं G m0 mn बटे क्या होगा Rn का होल स्क्वायर। देखिए सबको जोड़ दिए हम, यही तो F नेट है, इसी को तो हम लोग क्या लिखेंगे F नेट। देखिए तो ये F नेट हो गया रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए तो यहाँ पे F नेट इज इक्वल टू बच्चे, F नेट इज इक्वल टू अगर लिखेंगे हम F नेट तो देखिए तो G m0 सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम G m0 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या m1 बटे r1 का होल स्क्वायर, और क्या होगा m2 बटे r2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा m3 बटे r3 का होल स्क्वायर, अब प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा mn अब बटे rn का होल स्क्वायर। देखिए तो प्लस प्लस यहाँ पे डॉटेड लाइन हो mn तक। अब इसी को अगर हम लोग अच्छे से लिखना चाहे तो G m0 ये तो लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे समेशन, कहां से I इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक जाना है n तक, तो इसी को हम लोग लिख देंगे क्या mi बटे ri का होल स्क्वायर। देखिए तो ये हो गया F नेट इज इक्वल टू, मतलब ये हम कैसे लिखे I का वैल्यू 1 यहाँ पे रखिए तो देखिए तो m1 r1 का होल स्क्वायर, क्योंकि G m0 तो बाहर है ही, I का वैल्यू 2 रखिए तो ये मिल जाएगा, I का वैल्यू 3 रखिए तो ये मिल जाएगा, और I का वैल्यू n रख लीजिए तो ये मिल जाएगा। देख रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, उसका हम लोग एक्सप्रेशन देखे। आ रहा है बात समझ में ना? अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। आया बात समझ में? कैसे हम लोग इसका क्वेश्चन निकालेंगे क्योंकि देखिए ये जो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन जो होगा ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हाँ दो चार्ज को मीडियम में जैसे वाटर में ले जाके रख देंगे ना तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, लेकिन दो मास को अगर वाटर में ले जाके रख देंगे तो कोई फोर्स वहां डिक्रीज नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा, बस उसका बॉयंसी के कारण उसका वेट चेंज हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है बच्चे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ देगा, जैसे कि दो
एक राइट एंगल दे दिया, ये मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे m मान दे दिया, यहाँ पे 2m मान दे दिया, यहाँ पे 3m मान दे दिया। ठीक है, इसका डिस्टेंस दे दिया, मान लेते हैं a, इसका b दे दिया। राइट एंगल ट्रायंगल है तो a ही ले लेते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, a है। आपसे पूछ देगा कि फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो एट कहां पे, m kg मास पे, m kg मास पे। देखिए स्पेसिफाइड कर दिया, m kg मास पे निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चे, m kg मास पे निकालना है। तो देखिए हम लोग इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं, नेमिंग कर लेंगे। इसका नेमिंग m पे बोल रहा है तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। नेमिंग कर लिए। अब नेमिंग जहां पे देखना है, देखिए m पे देखना है तो यहाँ पे खड़े हो गए, तो ये क्या करेगा, m मास जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स c को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमेशा हम लिखवाए हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन जो होता है हमेशा लाइन ज्वाइनिंग अलोंग टू मासेज होता है। तो यहाँ पे खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू किसके कारण, c के कारण। अब इसी कारण a तो b को भी तो खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन एयर ड्यू टू किसके कारण, b के कारण। ये देखिए आ गया। तो अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, F हम लोगों से पूछेगा FAB, तो FAB क्या होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू किसके कारण, B के कारण। तो B के कारण तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, देखिए तो m और 2m और इसके बीच का दूरी तो याद है फॉर्मूला G m1 m2, तो m1 के जगह पे m, m2 के जगह पे 2m। अब बीच का डिस्टेंस कितना है, a है, तो a का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2gm स्क्वायर अब बटे a स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं FAC के, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू किसके कारण, c के कारण। तो c के कारण तो gm इंटू 3m, ये हो गया 3m अब बटे a स्क्वायर, तो ये हो गया 3gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर। अब देखिए बच्चे यहाँ पे देखिए, ये तो हम दिखाए, अब यहाँ पे एंगल देखिए, दोनों के बीच का एंगल कैसे है, यहाँ पे देखिए तो ये FAB है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है, और ये FAC है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी है। तो अब इसका F नेट कहाँ जाएगा, इसके बीचों बीच जाएगा ना, तो ये F नेट हो गया, मतलब रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे ना, तो F नेट इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर क्या होगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब FAC का स्क्वायर अब प्लस 2FAB FAC cos 90 डिग्री। तो देखिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर, तो देखिए तो ये बच्चे तो जीरो हो गया, क्योंकि cos 90 जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो ये हो गया FAB का स्क्वायर अब प्लस FAC का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया तो F नेट इज इक्वल टू रूट ओवर, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए तो क्या होगा 2gm स्क्वायर अब बटे a स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस 3gm स्क्वायर अब बटे a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ हमको कॉमन दिख रहा है, gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर का होल स्क्वायर का कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा, ये हो गया रूट ओवर 13 gm स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, अब बटे a स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन। यही तो हो गया आंसर। g का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 6.67 × 10⁻11। आ रहा है बात समझ में कैसे बनेगा ये,
देख लिया आप लोग। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब इस बार इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में किसी को भी? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किए हम, कुछ किए, जहां पे बोल रहा है वहां पे खड़े हो जाइए, और हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है तो हमेशा टुवर्ड्स जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता तो थोड़ा सा टेंशन होता है कि रिपल्सन होगा उसमें, तो उसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें तो टेंशन नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए बच्चे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग वेक्टर अच्छे से पढ़े हैं। वेक्टर हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, ये सब अच्छे से आप लोग पढ़े हैं, क्योंकि वो सब अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चे फिर से, एक मान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखिए ये, ठीक है। अब यहाँ पे मास हम m ले लेते हैं, ये 2m ले लेते हैं, और ये साइड a ले लेते हैं। देखिए तीनों, अब फिर बोल देगा यहां से फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स एट, कहां पे? m kg मास पे, m kg मास पे, ये बोल दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चे। तो देखिए m kg मास पे अब क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे, तो m पे खड़े हो जाएंगे, जहां पे इसका नेमिंग कर लेंगे, ये a, ये b और ये c। आपको जिधर से नेमिंग करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पे देख रहा है, देखिए यहाँ पे m kg मास पे बोल रहा है तो m पे खड़े हो जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पे m kg के जगह पे 2m लिख देते हैं। चलिए अच्छा रहेगा, 2m kg पे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 2m पे, तो यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे खड़े होंगे तो a को खींचेगा तो इसका नेमिंग क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन b ड्यू टू a, क्योंकि b पे देख रहे हैं। अब ये इसको खींचेगा तो फोर्स ऑन b ड्यू टू c, ये हो जाएगा फोर्स ऑन b ड्यू टू c, ठीक है। ये हो गया, तो FBA निकालेंगे तो FBA इज इक्वल टू क्या होगा? GM इंटू क्या होगा? 2M। देखिए तो FBA, इसके बीच का दूरी कितना है? a स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 2GM स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। FBA हो गया FBC निकालेंगे तो क्या होगा बच्चे? G, अब इसका कितना है? 2M, देख लीजिए इसका m था और 2m था, तो यहाँ पे लिए ना। अब इसका देखिए 2m और 3m है, इंटू 3m, अब बटे a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 6gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर न्यूटन। अब देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? एंगल बिटवीन किसके? FBA एंड FBC इस कितना है? 60 डिग्री है बच्चे, कितना है? 60 डिग्री है। तो इसका F नेट यहाँ बीचों बीच जाएगा ना, ये F नेट हो गया। क्या हो गया? F नेट। तो F नेट इज इक्वल टू क्या होगा? F नेट इज इक्वल टू, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा बताइए? तो FBA का होल स्क्वायर प्लस FBC का होल स्क्वायर F प्लस 2 FBA FBC cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बच्चे? 1/2, तो यहाँ पे पुट कर ले रहे हैं, तो कितना होगा? 2gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 6gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस, देखिए यहाँ पे अब लिख रहे हैं 2, फिर क्या है? 2gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर इंटू 6gm
एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब cos 60 का वैल्यू बच्चे होता है 1/2। तो देखिए तो cos 60 का वैल्यू 1/2 कट जाएगा। तो कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो अब यहाँ पे g एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन है, एक का होल स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए तो 2 बच रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 6 का स्क्वायर बच रहा है क्योंकि कॉमन ले रहे हैं जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 36। और देखिए ये 2 कट गया तो यहाँ 2 into 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए ये हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 52 हो जाएगा। तो रूट ओवर 52 जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यही तो हो गया न्यूटन। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चे, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, बस इसको निकाले थे हम लोग। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे, देखिए हम इस पे कराए। अब आप लोग से ना इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे पूछ देगा, स्क्वायर पे पूछ देगा, स्क्वायर के सेंटर पे पूछ देगा। तो इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेके मिलते हैं बच्चे। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मेरे चैनल मस्ती विद फिजिक्स को दोस्तों को बताइए, बच्चों को बताइए कि यहाँ पे 9, 10, 11, 12 का फिजिक्स का प्रिपरेशन होता है, प्लस साथ साथ मोटिवेशन भी होता है। चलिए, थैंक यू।